रैम्बो सेना मेरा बंदा है, बाल बच्चेदार है। जब पता चल गया कि मॉब है और मॉब हमें तंग करने लगा है, खराबी होने जा रही है और हो रही है, आप वहां से यहाँ तक आते तकरीबन आपको कुछ 2-2.5 मिनट तो लगे होंगे। हाँ, अगर आप भाग के भी आएंगे तो 1 आधा मिनट तो लगेगा ना। हम चलते हैं उसी साइड पर। तो आपने फौरी तौर पर बजाय इस मामले के कि आप निकलने की कोशिश करते, सिक्योरिटी ने ये गेट खोला, ये गेट दिखाएं जी, इस गेट से आपको अंदर एंटर करवाया, इस गेट से आप अंदर जाते हैं और अंदर जाके आप दोबारा वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। लोगों की वीडियो जो वो इस तरह तासुर जा रहा है कि आपको मौका मिला और आपने कहा कि यार मौका मिला है, अंदर जा, अंदर तो बना लो। नहीं, वो जब यहाँ पे आए ना, अवाम है, हमें खुद नहीं पता चला, अवाम के बीच में धकेली में हम यहाँ तक आए हैं। और वो जो सामने से वीडियो बन रही है ना, वो हम वीडियो, वो फरिश्ता खड़ा हुआ है, नहीं आपका कैमरामैन है ना यार। देखें, वो बहुत सारे लोगों ने वीडियो जो है ना बनाई है, वो वीडियो हमने कहीं से डाउनलोड की है, किसी जिसने बनाई है उसने अपलोड की है ना, वो हमने डाउनलोड किया है। आपका कैमरामैन इस तरह होकर बनाता हुआ वीडियो जा रहा है, उसे मना किया है क्योंकि मेरे साथ 2 लड़के थे, वो भी अंदर चले गए थे। आपकी टीम की जिम्मेदारी क्या होती है कि जिस वक्त अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, इधर आ जाए, तो आपने फौरी तौर पर अपनी स्टाफ को और अपनी टीम को बचाने की कोशिश करनी है या अपना शूट कंटिन्यू करना है? नहीं, बचाने की कोशिश करनी है हमने, जाहिर है। और जब अंदर हुए हम अलग अलग हो गए थे सब, क्योंकि अंदर मैं और मैडम आयशा और आपका कैमरामैन, एक कैमरामैन था, या मेरे साथ 2 लड़के थे, और कुछ पब्लिक जो है ना दीवारों से कूदना शुरू हो गई थी। ठीक हो गया। आयशा, कितना समझते हैं कि मिस हैंडल हुआ उस दिन? वजह क्या कि पूरे मुल्क की बदनामी हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जहां पर आपके लिए प्रॉब्लम है, वहीं पूरे मुल्क के सबसे लाली परचम के लिए प्रॉब्लम हुआ है। अगर आपकी टीम उस वक्त ठीक फैसला करती और आपको यहाँ से निकाल लेती तो क्या ज्यादा बेहतर नहीं था? अगर मैं देखूं तो वजह देखें, एक मैं क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ, उनका ना निकालना कोई क्राइम नहीं है, इससे भी ये साबित नहीं होता कि आपने कोई गलत किया है। हम इस चीज को सिर्फ इस पॉइंट पे बात करें, मॉरल ग्राउंड पे। बिल्कुल, मैं बताती हूँ कि जैसे ही मैं इस गेट तक मुझे धकेला गया, मैं अकेली फीमेल इतने लोगों में क्राउड में फंसी हुई थी। उस सिक्योरिटी गार्ड ने सिर्फ मुझे सेव करने के लिए दरवाजा खोला और इसको भी अंदर मेरे साथ किया। और उस वक्त हमें अंदाजा हो गया था, मैंने कहा रैम्बो जल्दी चलो यहाँ से ना, यहाँ से हम इसी किनारे से निकल रहे हैं। हमने कहा आगे गेट कोई और होगा, उधर से निकल जाएंगे। लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि शूट हो रहा था, कैमरामैन हमें अंदाजा ही नहीं था, या इसको अंदाजा नहीं था, वो बना रहा है, शूट कर रहा है। मुझे इस चीज का नहीं है, मुझे उस वक्त सिर्फ अपना, मैंने ब्लैक कलर का जो मास्क पहना हुआ है और दुपट्टा लिया हुआ है, मैंने कहा बस इधर से निकलो, मेरा कंसंट्रेशन नहीं है। आपने मेरी नजर ऊपर नहीं देखी होगी। लोग ये कहते हैं कि आयशा अकरम नामी टिकटॉकर, यूट्यूबर या वो खातून जो इस सारे मामले में मौजूद थी, वो बुनियादी तौर पर उसका जो प्रीवियस है, मैंने लॉ बता दिया कि इसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर माजी की जो चंक्स और वीडियोस लोग आपकी लगा रहे हैं, क्या इस सारी सिचुएशन में डीफेम होने की ज्यादा बड़ी वजह माजी नहीं है? अगर आप टिकटॉक में अकेली नहीं बनाती, देखिए पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग बनाती है। अगर आप किसी लड़की की कोई भी वीडियो निकालना स्टार्ट करेंगे ना, तो वो बहुत सारी निकल आएंगी, बहुत सारी निकलेंगी। लेकिन आप पिछली वीडियो से को निकाल कर इस वाक्य के साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये गलत है, लेकिन हो रहा है, इट इज बिल्कुल ऑन राइट नाउ। आप देखें कि मैंने एक अपना कौमी लिबास पहना था, शलवार कमीज, और जो लोग टाइट्स पहनते हैं, तंग कपड़े पहनते हैं, आप उनको भी तो 20 मिलियन देते हैं। आपकी अपनी वीडियोस हैं माजी में भी। बिल्कुल, देखिए मैं आज के दौर की लड़की हूँ, मैं भी मोर्स कोट हूँ, मेरा भी दिल करता है मैं भी जीन्स पहनूं, शॉर्ट्स पहनूं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपनी अखलाकियात के खिलाफ कुछ करूँ। आपकी वालदा कहती हैं कि हमारी बेटियां में, पहले माँ मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, आपकी वालदा कहती हैं कि हमारी बेटियां, उन्होंने कभी घर से बाहर मुंह नहीं निकाला, तो उससे तासुर ये मिलता है कि उन्हें नहीं पता था, लेकिन दूसरे लम्हे पता चलता है कि उनको पता था कि आप रैम्बो के साथ टिकटॉक बनाने जाती हैं और आप उसके साथ किसी रिश्ते में भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मेरी मदर बहुत सिंपल है, अब मेरी भाभियां, मेरी सिस्टर्स ऐसी ही हैं, किसी को भी नहीं पता। मेरे फेस का भी अभी तक किसी को नहीं पता था, गली मोहल्ले रिश्तेदारों में बिल्कुल भी नहीं पता था। लोगों को नहीं पता था कि आयशा बेग टिकटॉकर जो है वो यहाँ रहती है। क्योंकि मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ, मैंने प्रॉपर हिजाब अबाया पहना होता है, और 10 साल हो गए मैं अपनी मेडिकल फील्ड में हूँ। जॉब पता ही नहीं है कि इनकी बेटी आयशा भी है कोई। आप हॉस्टल में भी रहती थी? मैं हॉस्टल से ही रहती हूँ, मुझे 6 साल हो गया हॉस्टल में। यानी आप घर से हॉस्पिटल नहीं जाती थी, आप वहाँ पे नर्सिंग हॉस्टल में रहती थी? जी, मैं वहाँ पे ही रहती हूँ। तो जब आप नर्सिंग हॉस्टल में रहती थी, तो नर्सिंग हॉस्टल से टिकटॉक के शूट्स के लिए आना जाना, टाइम निकालना किस तरीके से मैनेज करती थी? क्योंकि जाहिर उस ड्यूटी को भी आप सफर तो नहीं कर सकती। अपनी ड्यूटी प्रॉपर ही अंजाम देती थी मैं। उसके बाद मेरे मैंने देखे कि मैं और भी
फैशन डिजाइनिंग का भी मैं कोर्स कर रही थी, मैं वो भी प्रॉपर कर रही थी। इसके अलावा मैं इसको भी टाइम दे रही थी। ये हम वीकली शूट करते हैं, हम डेली हफ्ते में एक दिन? बिल्कुल, और कभी 15 दिन बाद। ये डेली इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, ना इसके पास टाइम है। हम वीकली शूट करते हैं 15 दिन एक बाद। वीडियो आपकी आती है जिसमें आप टिकटॉक को कंडेम कर रही हैं। एक वीडियो में आप ये कह रही हैं कि क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ठीक हो रहा है, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो आपका जुनून बन जाता है। इतना पर्सनैलिटी में तजाद वजह क्या है? मैं सच बताऊं तो मेरे सामने, मैं हॉस्पिटल में जो जॉब करती हूँ ना, मेरे सामने जो हादसा आते हैं ना, डाइवोर्स हो रही है लोगों की, मैं बता नहीं सकती कि किस तरह घर खराब हो रहे हैं। उस सिचुएशन को सामने रखते हुए मैंने बोला था कि टिकटॉक का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हस्बैंड मना करते हैं कि टिकटॉक ना बनाओ, वाइफ्स कहती हैं कि नहीं मैं बनाऊंगी, तुमने छोड़ना है तो छोड़ दो। मैंने 2-3 तलाक अपने सामने होती हुई देखी, मैंने घर तबाह होते हुए कि खामंद रोकता है कि टिकटॉक की जान छोड़ दो, घर की तरफ तवज्जो दो। बिल्कुल, बीवी कहती है नहीं मैं तो टिकटॉक ही बनाऊंगी। बिल्कुल, वहां से आके खराबी हो जाती है। यहाँ से खराबी, ये चीजें देखते देखते मेरा दिल खराब होने लग पड़ा। मैं बनाती हूँ, मैं शौक से बनाती हूँ। और फिर उसके बाद आपने कहा कि तुम ना बनाओ, मैं बनाती हूँ। ऐसी बात नहीं है, हर किसी का शौक होता है। कोई यूट्यूब्स बनाता है, कोई अपने जो भी है, जो कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई जैसे आप एंकर हैं, आपका भी शौक है। आप एंकरिंग छोड़कर आप कहेंगे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो वो एक यानी जुनून और प्रोफेशन अलग-अलग आप लेके मेरा चल रही हैं। प्रोफेशन और पैशन अपनी जगह है। मुझे फेम शेम का बिल्कुल नहीं है। मेरी एक जॉब है, सिक्योर जॉब है, मेरा जरिया मुआश मेरी जॉब है। और अगर ये मैं एक साइड पे अपना शौक पूरा करने के लिए कर रही हूँ तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने साथ लेकर चलूं, फ्यूचर में हम ये चीजें देखें कि यार ये हमारे पास था, ये नहीं था। ऐसे कोई माइंड नहीं था। अगर मैंने टिकटॉक के लिए फेम लेना होता, कुछ करना होता, तो मैं FIR भी उसी रात कटवाती। वेरी ट्रू। और दूसरी FIR बात, पर एड्रेस भी फिर ठीक देती। मेरा घर का प्रॉपर एड्रेस है, मेरे लेकिन ID वो कार्ड को आप पुलिस कह रही है कि FIR पर एड्रेस गलत है। वो बाबा जी और भाभी जी जो है वो वीडियोस बना रहे हैं, वो कहते हैं कि साढ़े घर का एड्रेस देता सी जानते ही नहीं है कि हम लोग ख्वार हो रहे हैं। आई डोंट नो, मेरे ID कार्ड को आप दिखा सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे कुछ बात नहीं है, मैंने ये सुनी है पिछले आपके ID कार्ड पर आपका एड्रेस गलत लिखा हुआ है क्या? नो, बिल्कुल सेम तो वही। फिर वही एड्रेस आपने FIR पर लिखवाया? जी बिल्कुल सेम वही तो है। ये शोशा फिर कहाँ से छूट गया कि FIR पर एड्रेस भी गलत लिखवाया? और ये मैं इस चीज का क्या जवाब दूं? मेरा ID कार्ड चेक करें, जो मेरा ID कार्ड आपका एड्रेस जो है सेम वही है, सेम चले, वही है। अगर ये बात गलत हो तो आप इसको डिनाई कर रही हैं। बिल्कुल। आयशा अकरम साहबा जी इस बात को डिनाई कर रही हैं कि जो एड्रेस इनके ID कार्ड पर मौजूद है, इन्होंने वही एड्रेस दिया था। और सोशल मीडिया पर जो वीडियोस बनाई जा रही हैं कि खातून गलत एड्रेस देकर भाग गई है, किया वो किया और उसके बाद इनको वापस लाया गया, उस पर भी बात करेंगे कि क्या ये खुद वापस कार्रवाई की तरफ आई या किसी ने इनको पुश करके इधर भेजा कि जनाब आप जाएं, थोड़ी सी रेटिंग शेटिंग बनेगी। क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें चल रही हैं। रेम्बो कितने पैसे मिले इकरारुल हसन वालों ते यासिर शामी वालों? नहीं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ किसकी शामी दी और इकरार हसन दी। मैडम कोई आई थी, कॉल किसकी आई थी? शामी की या इकरार की? शामी भाई की आई थी। अच्छा। और वो भी मैडम को आई थी कॉल। अच्छा, हाँ, ठीक है। मुझे नहीं आई थी कॉल। और मैडम ने बात की, उन्होंने फिर बुलाया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। इस वक्त तक आपने FIR के लिए दरखास्त नहीं दी? हाँ, नहीं दी थी ठीक है। उस टाइम नहीं अभी दी थी। और उन्होंने बहुत ज्यादा इंसेंस किया कि हम मिलना है, हमने इंटरव्यू आपका करना है। ठीक है। और बहुत हमने उनसे मना किया कि हम सर कल मिलेंगे, क्योंकि अपनी परेशानी में हम कल मिलेंगे। अभी इस टाइम जो है ना रात, यासिर शामी को? हाँ, ठीक है। 2-2:30 का टाइम है। मैडम ही बात भी उनके साथ कर रही थी और हमने बहुत ज्यादा मना किया ठीक उनको। है। ये वही नंबर था जो FIR के ऊपर था जिस पे राब्ता हुआ? नहीं, ये मैडम का नंबर था। मैडम का ये वही नंबर था जिस पे जो FIR था, FIR पे था? जी बिल्कुल, उसी नंबर पर आपका राब्ता। और कितने पैसे दिए उन्होंने वैसे? बात सुने, ऐसी कोई बात नहीं है। 17 को जब मैंने FIR कटवाई है, उसके बाद मुझे कॉल्स आना शुरू हुई हैं। उससे पहले मुझे किसी की 2 दिन कॉल नहीं आई। अच्छा, मारूफ ये है कि इकरारुल हसन साहब और यासिर शामी साहब आपके पास आए, उन्होंने आकर आपको 1-1 लाख रुपया दिया। लाख आपको जो सोशल मीडिया पे चल रहा है और बहुत सारे लोग इसको इंडोर्स भी कर रहे हैं। इकरारुल हसन अपने ताई वजाहतें दे रहे हैं सारी सिचुएशन में। बहरहाल अल्लाह इसमें आसानी करे। मारूफ ये है कि उन्होंने आके आपको पैसे दिए, आपको कहा कि उठो जाओ पर्चा करवाओ। ऐसी बात नहीं है, मेरी FIR हो चुकी हुई थी और उसके बाद मुझे कॉल्स आना शुरू हुई। FIR 17 को होती है। 17 को। इंटरव्यू कब रिकॉर्ड होता है? रात को। किस 16-17 की दरमियानी रात में या 17-18 की दरमियानी रात? 17 की रात को। 17 की रात को। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करने का मकसद क्या था नाजरीन?
کہ اگر کوئی بندہ ایک متاثرہ خاتون کے گھر جاتا ہے, اس کو فائنینشیل امداد دیتا ہے, مثال کے طور پر وہ اس کو ڈینائی کر رہی ہیں, اگر آ کر دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ, تو بھائی اس نے کون سا غلط کیا؟ کیا اس نے کوئی جرم کیا؟ اگر ایک ظالم کے خلاف مظلوم کو کھڑے کرنے کے لیے کوئی اس کا کندھا بنتا ہے تو اس نے برا کام کیا کیا؟ قطعی نہیں کیا. تو اس وجہ سے یہ چیزیں بھی اپنے ذہن سے قریت کے نکال دیں. میں آپ کے تمام سوالات رکھ رہا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اس کی قانونی حیثیت, اس کی قانونی اوقات کیا ہے جو باتیں آپ کر رہے ہیں, صرف اپنا منجن بیچنے کے لیے. اور منجن بیچنے سے بھی زیادہ ایک خاتون کو, بلکہ اس پورے طبقے کو آپ ذلیل و خوار کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. اچھا ریمبو, سمجھنا یہ چاہوں گا کہ جس ٹائم آپ کی ایف آئی آر ہوگی, ایف آئی آر کا متن کس نے لکھا تھا؟ وہ میڈم نے لکھا تھا, کیونکہ مجھے لکھنا نہیں آتا. میڈم نے لکھا, کسی لائر نے لکھا, یا اقرار الحسن نے لکھا, یا شامی نے لکھا, کس نے لکھا؟ میں اس ٹائم پاس نہیں تھا, میں گھر تھا, تو مجھے کال آئی ان کی کس طرح سے نا ہمیں وہ بلایا تھا. یعنی عائشہ صاحبہ پورے معاملے کو لیڈ کر رہی ہیں, جو عائشہ کہتی ہیں اس کے مطابق آپ چلتے ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں دراصل گھر تھا, انہوں نے مجھے کال کی تھی کہ یہ معاملات ہو گیا. میں اسی ٹائم گھر سے واپس آ گیا, اور میرے جب یہ تھانے میں تھی, اور ایف آئی آر وغیرہ جو کروائی انہوں نے پھر وہ کروائی تھی وہاں پہ. یہ نہیں مجھے پتا لکھنے والا کون سا انسان تھا. میں شام میڈیکل کیوں نہیں کروایا بر وقت؟ میڈیکل کروایا. کب کروایا؟ میں نے کل کروایا میڈیکل. وہ تو انہوں نے بلا کے آپ کا میڈیکل کروایا نا پولیس نے. اس دن میڈیکل آپ نے 14 اگست کو, 15 اگست کو, 16 اگست کو, 17 اگست کو میڈیکل کیوں نہیں کروایا؟ وہ بات یہ کہ پہلے جب میڈم کا میڈیکل ہوا تھا نا, تو اس دوران ہم بہت زیادہ لیٹ ہو گئے تھے, کیونکہ سارا دن رات 8-9 بجے تک ہم ہاسپٹل میں رہے ہیں. تو اس کے بعد ہم واپس چلے آئے. وہ میڈیکل 14 کو 15 کو کرانے کا مطلب کہ ہم اسی بات کو لے کے ہم آپس میں بھی بات کر رہے تھے کہ چلے جو ہو گیا سو ہو گیا. ہم نے بات چھپائی اس لیے کہ عزت کا سوال ہے. یہ عزت دیکھے کہ ہم تو اپنے شوق سے آئے تھے یہاں پہ اپنے پاکستان میں, کہ کیونکہ ہمارا حق ہے ادھر آنے کا. کوئی شک نہیں ہے, آپ اسی لیے آج یہاں کھڑے ہیں, تو کیونکہ یہ آپ کا حق ہے, اسی لیے کھڑے ہیں. جب ہماری کوئی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی, تو پھر ہم لوگوں نے یہ سوچا, میڈم نے بھی سوچا کہ یہ جو ہے نا غلط ہو گیا ہے. اب یہ ایکشن اس لیے لینا ہے کہ کل کو کسی اور عائشہ کے ساتھ ایسا نہ. بالکل. عائشہ, ریمبو نے تو اپنی بات کی تمام وضاحت کی. سمجھنا یہ چاہوں گا کہ آپ نے میڈیکل کیوں تاخیر سے کروایا؟ جیسے میں نے ایف آئی آر لیٹ کروائی نا, مجھے جیسے کوئی کہتا گیا میں کرتی گئی. یعنی آپ نے ایک روایتی پاکستانی بچی, ایک پاکستانی خاندان جو کہ کسی بھی سانے حادثے کے بعد معاملے کو چھپانے اور دبانے کی کوشش کرتے ہیں, آپ نے وہی کیا. بالکل. اور اس میں کوئی ایک روایتی ہمارا کلچر ہے. یہ مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی, جو مجھے کوئی کہتا گیا میں وہی کرتی گئی. اور میں تو اتنی ابھی تک سینس لیس ہوں, مجھے کیا پتا ابھی بھی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, مجھے کچھ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا. اور جس طرح کمشنر صاحب اور سب لوگوں نے کہا کہ بیٹا آپ کا میڈیکل بھی, میں نے اسی دن جا کے پھر اپنا میڈیکل بھی, یعنی کہ جب آپ کو کاؤنسلنگ کی گئی. اچھا ناظرین, میں خاص طور پر انعام غنی صاحب, آپ آئی جی پنجاب ہیں, میں آپ کو ایک دستبستہ درخواست کرنا چاہوں گا. دیکھیں میں نام لے کر بات کیوں کرتا ہوں, میں نام لے کر بات اس لیے کرتا ہوں کہ شاید وہ بات سنی جائے. آپ کے تھانوں میں کاؤنسلنگ کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ ضرور ہونا چاہیے کہ ایک سائل آیا, اس کی رہنمائی کریں کہ بھائی انصاف تک کیسے پہنچنا ہے. کیونکہ وہاں جو بیٹھا سٹاف ہوتا ہے وہ پہلی بات پتہ ہے کیا کہتا ہے, ہاں ویڈیو لیا وکھا کی ہویا. پہلے چسکے لیے جاتے ہیں, اس کے بعد چسکے جب لے بیٹھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جا بی بی کر جا عزت بچا چھڑ اس روڑے نو, کتے کوٹ کچہری ذلیل ہوندی رہیں گی. تو بھائی کاؤنسلنگ کے لیے لوگ بٹھائیں جو سائلین کو آسانی کے معاملے میں لے کر آگے چل سکیں. یہ وہ سپاٹ ہے ناظرین جو آج بھی معتبر ہے, آج بھی مقدس ہے, اور امید کرتا ہوں کہ انصاف ملنے کے بعد اس کے قد میں مزید اضافہ ہوگا. ملتے ہیں بریک کے بعد.